अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ कारोबारी सूरत हाल और बेरोज़गारी की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल पर बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सूरत हाल पर भी आज बात होगी। इंडस्ट्री की सूरत हाल वो नहीं है जो आज से 2 साल पहले थी। गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात ये हैं कि इस वक्त IMF की तलवार गवर्नमेंट पर लटक रही है। IMF ने तो बड़ा वाजे कर दिया जब वर्ल्ड बैंक ने यह कह दिया कि पाकिस्तान में अगले साल और फिर आने वाले 2 साल प्रेशर का शिकार रहेंगे, गुर्बत की शरह बढ़ेगी। IMF ने तो बेरोज़गारी की शरह बढ़ने का इंदिया दिया है और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो भी कंट्रोल शायद ना हो पाए। बहुत सारी रीजंस हैं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मौशियात हैं। उनके साथ साथ अली कमाल साहब माहिर इक्तसादियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अली कमाल साहब, सर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी जो इस वक्त कमोडिटी मार्केट है उससे कोई अलग नहीं है। हम देखते हैं एक दिन मार्केट बेहतर हो जाती है, एक दिन मार्केट गिर जाती है, और फिर पिछले 3 वीक्स की अगर मार्केट की सूरत हाल देखी जाए तो गुज़िश्ता 1.5 वीक तो बहुत प्रेशर रहा, लेकिन उससे पहले मार्केट ठीक थी, अब वापस गिरते गिरते 40 पर आ गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली हम इसे कहते हैं करेक्शन। एक दिन तो जिस दिन ऊपर जाती है नीचे जाती है, हम हमें ये नहीं कह सकते कौन सी करेक्शन हो रही है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती है, न्यूज के ऊपर चलती है। तो कभी उसको ट्रम्प को कोरोना हो जाता है तो मार्केट बैठ जाती है, कभी जलसा होने की कोशिश होती है तो मार्केट बैठ जाती है, कभी पाकिस्तान में कोरोना के केसेस होते हैं तो मार्केट बैठ जाती है। तो अगले दिन दोबारा से कोई अच्छी न्यूज आती है, कहीं से कुछ लोन की अप्रूवल हो जाती है, कहीं से कुछ हमारे जो डॉलर की मुस्तहकम हो रही है कीमत, उसकी न्यूज आ जाती है तो बेहतर हो जाती है स्टॉक मार्केट। तो ये बेसिकली दोनों साइड पे करेक्शन होती जा रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अगर ये सारी की सारी न्यूज या सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, जो कि हैं नेगेटिव, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो 42,000 से 40,000 सम नंबर्स पे आ गई है। सो ओवरऑल जो है मार्केट नीचे ही जा रही है। और अब खतरा ये है कि जिस तरह कोरोना के केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी कोरोना के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो कहीं दोबारा से मार्केट बैठ ना जाए, क्योंकि ये सारी की सारी मार्केट बेसिकली तो डिपेंड करती है ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी, चाहे हमारे वो एविडेंस आए या ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हमारे ये काम चल रहा होता है। डाउ नीचे आएगा ओवरऑल तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट आता है, डॉलर नीचे आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो इन तमाम ग्लोबल मूवमेंट्स का और जो लोकल डोमेस्टिक मूवमेंट्स चल रही हैं, मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स भी चल रहे हैं साथ साथ, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। जवाहर साहब ये बताएं कि जब हम मार्केट की सूरत हाल के साथ साथ कारोबारी सूरत हाल का जिक्र करें तो एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखाई देती है, स्टॉक मार्केट भी पॉलिटिकल चेंजेस का बहुत ज़्यादा असर लेती है, इसी तरह कारोबारी सूरत हाल भी। आप समझते हैं इस वक्त जो उतार चढ़ाव पॉलिटिकल सूरत हाल में है वो कारोबार को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जब्बार साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, जब्बार साहब से रब्ता करते हैं। अली कमाल साहब, सर डॉलर जो है वो पिछले 4 माह में काफ़ी तेज़ी से कम नहीं हो रहा था, अब हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 माह में कि 4 माह की सतह पर जो कम हुआ है, पिछले 4 माह में बहुत ज़्यादा बढ़ा, अब अचानक से कम हुआ। तो जो 4 मंथ से लास्ट वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया थोड़ा मुस्तहकम हुआ है। सर क्या वजह समझ रहे हैं? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो ऐसी कोई नहीं दिख रही जो बाहर से आ रही हो, उल्टा पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जो बाहर गई है वो दिख रही है, वो फिर भी ब्लिंक हो रही है। लेकिन डॉलर के गिरने की वजूहत आपकी नज़र में क्या है? या बेसिकली तो ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस को देखना चाहिए हमें। तो करंट अकाउंट बैलेंस भी हम देखें तो सरप्लस में थोड़ा सा आ गया था, या ऐसा कहने के डेफिसिट में बहुत ज्यादा नहीं गया है अगर हम YOY ईयर ऑन ईयर चेंजेस को देखें। इसी तरह रेमिटेंसेस भी अगर हम देखें तो जुलाई की रेमिटेंसेस ठीक ठाक हाई थी, अगस्त की भी हाई है, सितंबर की भी हाई है अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे देखें, जो कि अगस्त में जुलाई से कम थी, सितंबर में अगस्त से ज्यादा हुई है। लेकिन देखने में ये है कि ये सारे के सारे जितने फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी डॉलर को तकवीयत मिली है, थोड़ा मुस्तहकम हुआ है। और ये भी अगेन कि जब सप्लाई और डिमांड डॉलर की जो है वो इस मुकाम पे आ जाए जहाँ पे वो हो कि अच्छा अब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेस डिमांड में नहीं आ रहे हैं, तो डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आनी मतलब ये वजह भी एक हो सकती है। मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब से भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब क्या वजह है? डॉलर पिछले 4 माह की कम तरीन सतह पर है रुपए के मुकाबले में, बड़ी तेजी से बढ़ा, 160 प्लस पे रहा, 170 तक भी गया, अब डॉलर 163-165 के बीच है।
कोई बेहतरी की सूरत हाल है? फिर वजूहात क्या हो सकती हैं एकदम से डॉलर की कमी में? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी, आप मुझसे मुखातिब हैं? जी जी बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि जो मैंने आज से 5 महीने पहले आप ही के प्रोग्राम में 2 बार कहा था कि फौरी तौर पर अपना स्टॉक जो है ना वो ले लें, अपनी इकोनॉमी का माइक्रो एंड मैक्रो बोथ एंड इंटरनेशनल फाइनेंस की सिचुएशन देख लें। ताज़ा तरीन सूरत हाल यूरोप में ये है कि पेरिस में लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से, और विद इन नेक्स्ट 1 or 2 or 3 days जर्मनी में लॉकडाउन होने जा रहा है। The 7th biggest economy and the 6th second biggest economy of Europe, you know, फ्रांस एंड जर्मनी। जब उन लोगों की ये हालत है और वो वहाँ पे इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, पाकिस्तान है, इसके बराबर में इंडिया है, तो इनको टोटल इकोनॉमिक इमरजेंसी पे चला जाना चाहिए। और इमरान साहब कोई डॉक्टर हफीज शेख का इंतजार ना करें, खुद बैठकर अपने स्टॉक ले लें। उनकी काफ़ी स्टडी खुद भी हो चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स में अच्छी बातें करने लग गए हैं इमरान साहब। हम तो शुरू में समझते थे कि एक स्पोर्ट्समैन है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन एनीवे ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसने स्टडी किया है, डे एंड नाइट मेहनत की है, एंड ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, ही इज़ पुटिंग अप अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन आपको एक 360 डिग्री का यानी वो करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए इमरजेंसी से स्टार्ट लेना होगा आपको। स्टेट बैंक पहले ही आपको डुबो चुका है असद उमर के जमाने में, याद होगा आपको। जी हाँ, इम्पैक्ट अभी तक इकोनॉमी में आ रहा है, प्राइसेस मैनेज नहीं हो रही हैं, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। सर इन्फ्लेशन पर तो मैं जब्बार साहब इन्फ्लेशन पर अभी आऊंगा, मैं इन्फ्लेशन पर आप दोनों हजरात से बात करूंगा कि इन्फ्लेशन की सूरत हाल। लेकिन सर इससे पहले जो डॉलर की सूरत हाल आपने जिक्र किया, अली कमाल साहब ने भी किया, वजूहात भी बताई। इस वक्त सर सितंबर के महीने में जो तिजारती खसारा था वो 19.5% बढ़ा, जिसका जाहिर है बड़े वाज़ेह मतलब है कि हमारी तिजारत ना होने के बराबर रही होगी। और एक्सपोर्ट नंबर, जी मैं खुश हूँ इस बात पर कि आपने इस इशू को फिर उठाया है। मैं वहीं आ जाता हूँ। अशफाक हसन खान ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आपके साथ ही प्रोग्राम में कही थी कि जनाब जी आप इसको भी स्टॉक ले लेना, इसकी सिचुएशन का। आप क्यों फालतू चीजों की इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं? क्यों नहीं कैपिटल गुड्स की और मशीनरी की बात करें? कितना आपने उठाकर अपना बंद करें, इसकी सारी की सारी इंपोर्ट्स को बैन करें। आपको फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस का सामना है, सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स और इंतहाई जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो ले ले। चाय को बैन करें, कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तानी कौम चाय के बगैर नहीं रह सकती। एडिबल ऑयल के अंदर देखें क्या सूरत हाल हो रही है सर, बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रूलिंग क्लास है आपकी, जिसने खुद डॉक्टर इशरत ने किताब लिखी कि जी सोसाइटी ऑफ द एलिटिस्ट, वो खुद एलिट सोसाइटी में शामिल है और बात कर रहे हैं पॉवर्टी की और गरीब लोगों की। कल अली कमाल एक फेडरेशन के प्रोग्राम में मेरे सामने बैठे हुए थे, एंड आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑन द पॉवर्टी प्रोपोजिशन इन पाकिस्तान, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बराह रास्त जिम्मेदार हैं। देखिए, पॉवर्टी विल लीड यू टू अ बिग क्राइसिस, बिग पॉलिटिकल क्राइसिस, बिग सोशल क्राइसिस, बिग इकोनॉमिक क्राइम सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इनको चाहिए कि इम्पोर्ट को स्टडी करें पूरे को पूरा, ओजीएल को रिव्यू कर लें सारा का सारा। अगर ओजीएल इस वक्त चल रही है या ओवरऑल जो भी लिस्ट है आपकी, देखिए ये जब तक ये जो आपका ट्रेड इम्बैलेंस है और ट्रेड डेफिसिट है, इसको किस तरह मैनेज करेंगे? एक्सपोर्ट आपके हाथ में है नहीं, है ना जी? बिल्कुल ठीक है। जब्बार साहब एक ब्रेक पर जाना है, अली कमाल साहब और जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सपोर्ट्स नहीं है, फिर हम कितनी देर तक जो हमारे डेफिसिट्स हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे? बजट टू बजट डेफिसिट्स भी चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं। ज़ाहिर है बजटरी डेफिसिट्स अलग चीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान को एक सामने है। फिर जो तिजारती खसारा है, इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट्स बिजनेसमैन और फिर जो ख़रीदार कंज्यूमर है उस पर कैसे आते हैं? चूँकि ज़ाहिर है सबकी जेब से पैसा जाता है और पैसे की रोलिंग एक दूसरे से जुड़ी है। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले अली कमाल साहब और डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे थे इकॉनमी और पाकिस्तान में इकॉनमी के असरात के हवाले से, जो कोविड-19 के बाद अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और गवर्नमेंट के लिए एक टफ सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन है, इस पर बात कर रहे हैं। अली कमाल साहब,
डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जब पॉलिसीज़ बनाने में डिले होता है, बात करते हैं लेकिन पॉलिसीज़ का अमल दखल थोड़ा कम होता है तो फिर मुश्किल हालात आते हैं। मैं आपको एक चीज़ शेयर भी कर दूं कि वज़ारत ख़ज़ाना ख़ुद ये बता रही है कि 2 साल के दौरान सरकारी इदारों को 10 खरब और 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जी अली कमाल साहब, जहाँ पे इनएफिशिएंसीज की या गवर्नेंस की बात आ जाए तो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस थोड़े स्लो होते हैं, ये सबको पता है और ये ढकी छुपी बात अब रही नहीं है। ये मसला होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है हर चीज के अंदर, जिसके पास होने तक वो नीचे तक आती है, चाहे वो 10 स्टेजेस नीचे तक आए और फिर 10 स्टेजेस जितना ऊपर जाते हैं। तो अगर वो एक दिन भी लगा लें आपको, तो जो पॉलिसी पहले दिन आ जानी चाहिए या दूसरे दिन आ जानी चाहिए, उसमें इस तरह डिलेज आ जाते हैं कि उसकी प्रोसेसेस बहुत लेट होते हैं। या फिर ये हम कह लें कि अगर तो फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन हो तो फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन में वहां पे एक सेल क्रिएट कर देना चाहिए जहां पे डिसीजन होना हो, और वहीं पे वो सेल अपनी सिफारिशात दे, जैसा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी, वो अपनी सिफारिशात दें एक दिन में और उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। So this is one of the problems of larger government, कि जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा होती है और वो अपने अपने सेक्शंस को या मिनिस्ट्रीज को कह देते हैं कि इन 7 चीजों पे हमें आप बना के कुछ दें और आजकल में बना के कुछ दें एक दो दिन में। जो आपने जिक्र किया है अली कमाल साहब, थोड़ा सा और भी इस पे शेयर करूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर समरीज मांग ली जाती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मांगी जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। 2017-18 में 5 खरब 63 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। इसी तरह 18-19 की जो रिपोर्ट है उसमें 4 खरब 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और फिर जो 19 इदारे हैं जिनकी निजकारी के हवाले से बातचीत है, वो निजकारी की लिस्ट में शामिल हैं, वो नुकसान में है लेकिन वो स्टिल अभी निजकारी की लिस्ट में शामिल है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जिसमें बलूकी पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह प्लांट, SME बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, सर्विस इंटरनेशनल होटल, रोजवेल्ट भी अब शामिल कर दिया गया। सर, इदारे अलग बोझ बन रहे हैं और फिर इदारों की बेहतरी के लिए कोई रिफॉर्म्स पॉलिसी भी दिखाई नहीं दे रही। रिफॉर्म्स पॉलिसी दिखाई देगी लेकिन उसमें मसला वही होता है फिर, क्योंकि ये चीजें रिसर्च के बाद आती हैं, तो रिसर्च टेक्स टाइम। अगर ये 6 महीने पहले काम शुरू हुआ है, साल पहले भी काम शुरू हुआ है, आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूँ इसकी, कि एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक एड बनी है जिसके ऊपर 2 साल रिसर्च हुई है और 1 साल उस पर ये देखा गया है कि इसमें से कौन सी चीज डालनी है और नहीं डालनी है। एंड आफ्टर 3.5 years एक 50 सेकंड की एड के साथ वो बाहर आए। सो दिस इज हाउ इट गोज। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इदारे मुतासर होते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग इदारे जो हैं उनको भी देखना पड़ता है कि कैसे उनको हम सेव कर सकते हैं या उनको कम मुतासर कर सकते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये रिफॉर्म प्रोसेस हमेशा लेट होता है और ये टाइम लेता है, और जब रिफॉर्म्स हो जाते हैं तब भी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए भी टाइम लगता है। ये नहीं है, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स डेफिनेटली होते हैं। जब आज सब लाजमी क्रिटिकली इस चीज को देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन होता है एंड हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिर टाइम मांगती भी हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन में उनको काफी टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, सर कोरोना की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा, सुन भी रहे हैं, हफीज शेख साहब भी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने तो कुछ एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा कि अब मामलात सब ठीक हो गए, बेरोज़गारी की शरह कम हो जाएगी, महंगाई की शरह फौरी तौर पर कम हो जाएगी। मुझे ये चीज़ें समझती हैं कि कैसे हो सकती है, कोई इसका रोड मैप या कोई प्लान नहीं मैंने उनसे सुना। लेकिन सर GDP की शरह 2% गिर गई, नेगेटिव 0.4 हो गई, बजट खसारा 1% बढ़ गया, 7.5 से 8.1% हो गया। फिर जो हमारे बरामदात के हदफ में कमी आई, FBR को टैक्स रेवेन्यू में 809 अरब रुपए का खसारा रहा, ये सारी चीज़ें भी तो हकीकत है। मुझे सर, जब इकोनॉमी चलेगी नहीं तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से होगा? शब्बर जैदी को बुलाया ना, उसने क्यों रिजाइन किया? ये जो मैं कल भी कहता हूँ, इस्लामाबाद की जो एलीट है उसमें गरीब लोग भी रहते हैं सराउंडिंग्स में। देखिए, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है कंट्री, ये भी इनका ये गेम है। कल जो गवादर में ये जो बलूचिस्तान में हुआ और KP में हुआ, 20 हमारे जवान शहीद हो गए, ये कौन जिम्मेदार है इसमें? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। हमें कम से कम इंटरनली, देखिए फौज तो इंटरनली इकोनॉमी को नहीं लेके चल सकती,
वो तो सिक्योरिटी के मामला लेकर चलेगी आपके साथ। इकोनॉमिक एडवाइजरी का आइडिया पूरा इमरान साहब का फेल हो गया। डॉक्टर इशरत समैत और तमाम जो इनके जो मेंबर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के, और वो सब के सब दे वर अनेबल टू कंट्रीब्यूट एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू मैनेज एंड रन इट। तो वो सब फेल हो गया। भाई बुला ले, पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है, जो अली कमाल जैसे लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, और लोग भी आपको खिदमत करने के लिए मिल जाएंगे। दे आर एक्सपर्ट्स ऑन एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक अफेयर्स, इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके कहाँ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, फॉरेन करेंसी। मैंने कल मिसाल दी थी फेडरेशन में, बांग्लादेश की यानी करेंसी हमसे कहीं बेहतर हो गई है। वो इंडिया को भी बीट कर गया है बांग्लादेश करेंसी की पैरिटी के हवाले से। हम लोग कहाँ खड़े हैं? 2.4 मल्टीप्लाई करें तो जब इंडिया के बराबर हम पहुंचते हैं। तो जनाब ये सेटबैक हमारी इकॉनमी को हो चुका हुआ है। इमरान साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो ये अल्ले तल्ले खत्म करेंगे। गाड़ियां उसी तरह चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में देखें आप, बिलियंस की करप्शन है। अभी तक नैब सो रहा है। नैब के जस्टिस जावेद इकबाल साहब पिक एंड चूज पे काम कर रहे हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर है, कौन सी 18th अमेंडमेंट है? पाकिस्तानी डूब रहा है तो कौन सी 18th अमेंडमेंट आपको सर्वाइव करेगी, नहीं करेगी? ये सब गेम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं थे। आज मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है और कोई रेमेडी नहीं दे रहे वो लोग दल से जुलूस के अलावा। तो इमरान साहब खुद अपनी टीम को रिऑर्गेनाइज करके खान साहब खुद हैं, सोल्यूशन निकालना होगा। जब्बार साहब गवर्नमेंट में खान साहब हैं, फिर हम असद उमर साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे, जब वो वजीर खजाना भी नहीं बने थे, तो काफ़ी सारे प्लान्स के बगैर कुछ फिगर्स कोट कर देते थे। जैसे उन्होंने पेट्रोल की कीमत पे बात की। मैं अली कमाल साहब से भी बात कर लेता हूँ इस पर, फिर आपसे भी ये जान लेता हूँ। अली कमाल साहब, पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली कम हो रही होती है, ऑयल प्राइसेस, तो हमारे ऑयल प्राइसेस बरकरार रखकर लेवी ड्यूटी के मद में गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। फिर क्या ऐसी वजह है कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके लगा नहीं पा रहे हैं आवाम पर, या आवाम को सब्सिडी के मद में कोई फ़ायदा नहीं दे रहे? मेट्रो बसेस के किराया तक बढ़ रहा है। यार जवाब साहब ने बड़ी मजे की बात कर दी। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो कहाँ से टैक्स रेवेन्यू निकालेंगे? वो अमूमन कहता होता हूँ कि जूस के डब्बे में से जूस निकल गया, अब उसका पटाखा बजाने का बस बच गया। वो पटाखा भी बजा चुके हैं। अब तो पता नहीं उसमें से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। -0.4% ग्रोथ के साथ आप टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने तकरीबन 4 ट्रिलियन का इस दफा हदफ रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अचीव हो सकता है, हो सकता है ना हो, बट द इशू इज कि अगर हो जाता है तो वो बेसिकली तो कौम का जूस निकाल के सारा कुछ हो रहा है, और पटाखा भी बच चुके हैं अब। तो ये सारी की सारी सिचुएशन, सिर्फ पेट्रोल तो चले एक वो प्राइस है जो कि आजकल अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट को, तो वो 39 से $41 के पर आउंस पर जो प्राइस होती है इसके दौरान चल रही है। मैं रोजाना की बेसिस के ऊपर मर्केंटाइल मार्केट के अंदर देखता हूँ कि वो 39.41, तो इतनी कोई कम नहीं हो रही है प्राइस। लेकिन जब ये खरीदने जाते हैं तो हो सकता है 39.5 हो, अगली दफा खरीदने जाए तो 39.3 हो, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो रही है प्राइस। हमें वो नजर आ रहा होता है कि 3 महीने पहले 43 थी तो अब 39 आ गई है। नहीं, इस तरह नहीं है। और हम जब क्रिटिसाइज करने बैठते हैं तो हम लोएस्ट प्राइस लेते हैं और हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, तो इतनी कम भी नहीं हो रही है प्राइस। इस वजह से शायद अभी कुछ न्यूज में आ रहा था कि कुछ पैसे कम कर दें पेट्रोल की प्राइस। सर वो भी बरकरार रखने का फैसला हुआ है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो अली कमाल साहब, डॉक्टर अफजल जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद है। ऑयल प्राइसेस के अलावा जो दीगर मसाइल हैं, गुर्बत बढ़ने के मसाइल हैं, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी गवर्नमेंट के उन इनिशिएटिव्स की जो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए लिए जा सकते थे, लिए गए हैं, और जो लिए जा सकते थे वो क्यों नहीं लिए गए, इस पर बात कर रहे हैं। 4 अरब 11 करोड़ 10 लाख डॉलर का कर्ज 21 सरकारी इदारों के लिए लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से। बैन अवी कर्ज जो लिया गया मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से, वो 10 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज है। दूसरी तरफ
जब कर्ज लेते हैं, जैसे IMF से कर्ज लिया 4.5% शरह सूद पर वो कर्ज लिया गया, जब उसकी वापसी होगी तो यकीनी तौर पर बिजली, गैस, आवाम पर उसका बोझ, सर्कुलर डेट एक तरफ कंट्रोल करना इशू। अली कमाल साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली कमाल साहब, हम बात कर रहे हैं जहाँ पर महंगाई कंट्रोल कर लें, वहीं पर दूसरी तरफ आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पा रहे। उसकी वजह बिजली के निर्ख, गैस की अदम फरामी, फिर गैस के निर्ख, और फिर आपको पता है कि LPG महंगी, और फिर जो दीगर ज़राए हैं मादनियात के वो महंगे, और फिर बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं उस पर ड्यूटीज़ हैं वो भी महंगी। तो कैसे करेंगे सर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम दुनिया में अगर कंपटीशन करना है? बहुत अमेजिंग किस्म का क्वेश्चन है ये, और जिसका आंसर हम सबके पास होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चक्कर ये है, जब स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होता है तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि हमने बजट डेफिसिट कैसे कम करना है, और उसको ट्विन डेफिसिट का नाम देके उससे कहते हैं कि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल हो जाएगा। मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक ट्विन डेफिसिट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राफ में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम उसकी कॉजैलिटी इफेक्ट्स देखते हैं तो नहीं होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम बजट डेफिसिट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो दो ही तरीके हैं, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना है या टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज करना है, या रेवेन्यूज इंक्रीज करना है, टैक्स से छोड़ दे अभी। तो जब आप टैक्स रेवेन्यू से इंक्रीज करते हैं तो आप रेवेन्यूज को नॉन टैक्स रेवेन्यू से इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तब यही होता है कि अच्छा गैस की कीमत बढ़ा दो क्योंकि हमें ऑयल महंगा मिल रहा है, या फलानी चीज महंगी मिल रही है, या उससे हमें रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, अब गैस की भी थोड़े निर्ख बढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ से भी कुछ आ जाएगा। हम पेंशन पे थोड़ी सी कट लगा देते हैं ताकि हमारा एक्सपेंडिचर कम होना शुरू हो जाए। तो ये वो तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको बजट डेफिसिट कम होना शुरू होता है। बट इसका इफेक्ट क्या आता है कि इसके जो ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, या हम इन्फ्लेशन अदर टर्म्स में बोलते हैं जिसको इंक्रीज इन प्राइसेस है, वो जब इफेक्ट आता है तो उससे इंडस्ट्री भी मुतासर होती है और आम बंदा इफेक्ट हो रहा होता है। हम इकोनॉमिक्स यहाँ पे भूल जाते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, इकोनॉमिक्स कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। हमारी टोटल इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। मैं इसी पर यही सेम चीज जब्बार साहब से भी, डॉक्टर साहब आपका भी इस पे कमेंट चाहिए। मैं प्रॉपर नहीं सुन सका क्योंकि ऑडियो का प्रॉब्लम है, लेकिन सर कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मसले पर बात कर रहा था। इस पर सर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगी, कर्ज पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, बैरूनी भी और जो हम अपने बैंकों से ले रहे हैं वो भी, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अलग मसाइल हैं, अफरात ज़र के अलग मसाइल हैं। सर ये तो होगा, देखिए ना आप, जब जैसे देखिए ना, बात सिंपल सी ये है कि ये तो ग्लोबल क्राइसिस तो है ना, ये तो एक फैक्टर है। पाकिस्तान कोई आइलैंड तो नहीं है, कोई नखलिस्तान नहीं है सहरा में। सारी दुनिया के जो फैक्टर्स हैं, इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी अफेक्ट कर रही है, सारी दुनिया की कर रही है कि हैविंग सेड दैट, ये तो अपनी जगह मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करके अपने बेहतरी के लिए कोई फार्मूला डेवलप कर ले। सर अच्छा, क्या जब्बार साहब कैसे करें? जब्बार साहब मुझे बताएं कैसे करें? हम अपनी ज़राअत बेहतर नहीं कर सके, हम अपनी एक्सपोर्ट्स में देखिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं आज भी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, बहुत कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान का कोई शख्स भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह ताला ने आपको एक बैकबोन दी एग्रीकल्चर की, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये जो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए जो इमरान साहब की पॉलिसी है, बड़ी बेहतरीन है। ये काम होना चाहिए था आज से 15-20 साल पहले। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के जो लोग बात करते हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, बात तो ये है कि इन्होंने क्यों नहीं 20-30 साल पहले इस बारे में प्लानिंग की। इख्तिदार में तो ये लोग बैठे हैं, इमरान तो कल आया है। इमरान ने तो आते ही जनाब अली 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है ना डाल दिए मार्केट में, बल्कि 3000 से भी ज्यादा मेगावाट के प्रोजेक्ट मार्केट में मौजूद है। महमद है आपका, दूसरा बालाकोट का है, दयामीर है, तो बात यह है कि देखिए हमें पॉजिटिव होना चाहिए। जो बुरी बातें हैं उस पर तनकीद करें और राह अमल बेहतर दें, उनको रास्ता भी बताइए। ठीक है, मैं जब्बार साहब एक ब्रेक पर जाना है, वापस आता हूं तो आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि शरह नमू में कमी, यानी पाकिस्तान के तमाम तर सेक्टर्स की जो पैदावार और प्रोडक्शन और फिर जो अर्निंग है उसमें कमी, तो इसकी बेहतरी के लिए भी कुछ जामे प्लान है या नहीं है, या आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपसे जानता हूँ।
आपसे जिक्र कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि इस वक्त गुर्बत बढ़ने के इम्कान जाहिर किए हैं IMF ने भी और आलमी बैंक ने भी। आलमी बैंक ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा 2 साल में पाकिस्तान में मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ने की भी इत्तलात और इम्कान जाहिर किए गए हैं। शरह नमू 1% रहेगी, ये पेशगोई की है IMF ने। और फिर इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल के सब्ज़ी, गोश्त, फल, दालें, तमाम चीज़ें तेज़ी से महंगी हो रही हैं। मूज़ और महंगाई आवाम के लिए परेशानी का सबब है, तो वहीं पर चीनी और आटे की कीमतें भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। अब्दुल जब्बार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ आप बात कर रहे थे, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे बात कर रहे थे। फिर सर, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना हो, जैसे कि आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर रही है। एक तरफ बिजली के इशू हों, गैस के इशूज़ हों, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भी चीज़ बनेगी वो महंगी बनेगी। हम लोकली भी देख लें तो महंगाई की इतनी तेज़ी से बढ़ती शरह की वजह से कुव्वत ख़रीद भी कम हुई है। सर, जब कंज्यूमर मार्केट में कंजम्पशन पावर ना रहे तो फिर कैसे उसको चलाया जा सकता है? इस वक्त आपको फूड बास्केट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना फूड आइटम्स की, वो हर इंडिविजुअल फैमिली का मामला है। क्या ख्याल है आपका कि ये जो PDF वाले काम कर रहे हैं, इनकी वजह से कोई इकोनॉमी सही चलेगी? क्या पाकिस्तान सही ट्रैक पर आ जाएगा? ये अपनी शो लेकर के करप्शन के खिलाफ ड्राइव चल रही है इमरान खान की। बिलियंस एंड बिलियंस इनको अभी तक तो खींच लेने चाहिए, ऑक्शन करे, इंटरनेशनल लेकर चले जाए सारे के सारे। एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड टेक अ वेरी सीवियर एंड सीरियस व्यू ऑन दिस करप्शन रिडन पार्टीज। ये अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अनसर्टन स्टॉक मार्केट बैठेगी नहीं तो क्या होगा? मुझे बताइए अब आप। इतनी अनसर्टन सिचुएशन के अंदर क्या आज ये हड़ताल हुई है कराची जैसे फाइनेंशियल हब के अंदर हड़ताल है, वो किसी मौलवी के मर्डर के बाद अनफॉर्चुनेट। ठीक कह रहे हैं सर, ये भी ठीक कह रहे हैं आप, ये आपकी बात दुरुस्त है। आइटम्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी हुकूमत को, बाकी चीजें इस वक्त सेकेंडरी हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं यही बात अली कमाल साहब से भी जान लेता हूं। देने की जरूरत है इनको। बिल्कुल ठीक अली कमाल साहब। सर, सब्जियां, दालें, गोश्त सब महंगा हो गया। हम अपनी जो चीज़ों में एक ज़माने में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे, गंदम, अब वो भी बाहर से मंगवाना पड़ रही है। कैसे चलेगा सर? फिर महंगाई तो बढ़ेगी यकीनी तौर पर। यार, यहाँ पे मैं जो हमारी मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल होता है वहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज कोऑर्डिनेशन फेलियर जी। इस सारी की सारी गवर्नेंस की गेम है। ये जो हमारी फूड बास्केट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ तो खैर जिम्मेदार ठहराते हैं कि वीट की सपोर्ट प्राइस हमने इंक्रीज कर दी, फलाने का माफिया आ गया, उसने प्राइस इंक्रीज कर दी। लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटीज भी हैं जिसमें हमारा कोऑर्डिनेशन फेलियर है, क्योंकि जब ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा होता है तो जो बाकी प्रोडक्ट्स के रिटेलर और होलसेलर्स हैं वो भी ये देखते हैं कि हमने भी अपनी दाल रोटी कहीं ना कहीं से तो कमानी है, तो वो इन चीजों की प्राइसेस भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है वो इतना इंटरलिंक्ड होता है कि एक चीज की प्राइस बढ़े, सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर नहीं इकोनॉमी चल रही होती। तमाम प्राइसेस जहां जहां पे इंक्रीज होती है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आता है। तो ये कहना कि सिर्फ 2 चीजों के ऊपर चली गई है तो बाकी चीजों की नहीं, उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता जाती है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन फेलियर इतना स्ट्रांग है इसमें कि अगर हम इसकी सप्लाई मैनेजमेंट को, वैल्यू चेन मैनेजमेंट जिसे बिजनेस की टर्म में कहते हैं, अगर हम उसको बेहतर कर लें कि किस एरिया के अंदर टोमेटोज की बात कर लेते हैं, उसकी खपत बहुत ज्यादा है और वहां पे सप्लाई कम है, तो हम कहीं पे सप्लाई ज्यादा होगी, वहां से वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन हम दे सकते हैं AI को यूज करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, उसको यूज करके हम बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन दे सकते हैं। सो ये सारा का सारा गवर्नेंस का ही सर प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। हंगामी बुनियादों पर ना करें, एटलीस्ट रिफॉर्म्स करके करना है मार्केट को। आखिरी बात इसी सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जब मार्केट्स के अंदर हम बहुत सारी रेंट सीकिंग एक्टिविटीज नजर आ रही हो हमें कि जी एक मार्केट बन गई, उसमें 2 लाख की मार्केट, एक शॉप है जिसका किराया इतना होगा, 1.5 लाख रुपए आपको पगड़ी देनी होगी, तो एक गरीब आदमी वहां पे नहीं हो सकता है। तो वहां पे भी ये मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत शुक्रिया अली कमाल साहब हमारे साथ मौजूद, माहिर इक्तिसादिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। पीर के रोज फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।